सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर रोज़ आपके लिए व्याकरण का एक नया अंश लेकर के आता हूँ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ में मेरे वीडियोस को लाइक करें। आज हम बच्चों जिस अंश के बारे में जानेंगे व्याकरण के, वो है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसकी पहचान कैसे होती है, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। आइए जानते हैं अनुस्वार के बारे में। बच्चों, हिंदी भाषा के लेखन व वाचन में बिंदु अर्थात अनुस्वार का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अनुस्वार नासिक्य ध्वनि है। यह न तो स्वर है न ही व्यंजन है। ये अयोगवाह के अंतर्गत आता है बच्चों। स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण इसे देवनागरी लिपि में स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले लिखा जाता है। किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा अगर नाक से निकले तो वर्ण के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है और यही बिंदु अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। अनुस्वार ध्वनि की एक खास विशेषता यह है कि इसका अपना कोई निश्चित उच्चरित रूप नहीं होता। इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले वाले व्यंजन से प्रभावित होता है बच्चों। अर्थात यह जिस व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन वर्ग की नासिक्य ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। अनुस्वार के उच्चारण के नियमों को पंचमाक्षर का नियम कहते हैं बच्चों। अब अनुस्वार की परिभाषा भी जान लेते हैं। अनु जमा स्वर अर्थात स्वर के पीछे पीछे चलने के कारण इसे अनुस्वार कहते हैं। यह एक नासिकीय ध्वनि है। यह वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाकर प्रकट की जाती है, जैसे गंगा, पंजाब, अंत आदि। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुस्वार ध्वनि की एक खास विशेषता यह है कि इसका अपना कोई निश्चित उच्चरित रूप नहीं होता। इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अर्थात यह जिस व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन वर्ग की नासिक्य ङ, य, ण, न, म के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। अनुस्वार के उच्चारण के नियमों को पंचमाक्षर का नियम कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, ङ, य, ण, न, म इसके रूप में इसका प्रयोग अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। और इन्हीं को हम पंचमाक्षर भी कहते हैं क्योंकि ये हर वर्ग का पांचवा अक्षर है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन पांचों वर्गों का ये पांचवा वर्ण होता है ङ, य, ण, न, म। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार इस अनुस्वार का उच्चारण इसके पश्चात आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले बच्चों, यदि अनुस्वार क्वर्ग के वर्णों अर्थात क, ख, ग, घ से पहले हो तो उच्चारण ङ के समान होता है। स्वर रहित ङ के समान होता है। आप जानते हैं स्वर रहित का मतलब जिसमें अ ना हो, ङ आधा ङ। तो अनुस्वार क्वर्ग के वर्णों अर्थात क, ख, ग से पहले हो तो उच्चारण ङ के समान होता है। जैसा आप उदाहरण में देख सकते हैं, गंगा। तो गौ से पहले अनुस्वार का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर ङ की तरह इसका उच्चारण किया जाएगा, गंगा। तो उसी प्रकार जैसे पंख, पंख, इसमें भी कवर्ग के क और ख से पहले इसका प्रयोग किया गया है, अनुस्वार का प्रयोग किया गया है।
इसलिए ये उच्चारित होगा ngौ की तरह। ngौ जो कि इसी का कवर्ग का पंचमाक्षर है। अब अगला वर्ग, यदि अनुस्वार च्वर्ग के वर्णों अर्थात च, छ, ज, झ से पहले आए तो उसका लिखित रूप यों तथा उच्चरित रूप उच्चारण नौ की भांति होता है। जैसे आप देख रहे हैं चंचल, अब लिखित रूप यों है इसमें और उच्चरित रूप नौ की भांति इसका उच्चारण होता है। चंचल, चंचल लिखेंगे, अनुस्वार के बाद च है, इसलिए ये प्रतिनिधित्व कर रहा है इस वक्त यों का लिखित रूप में, लेकिन इसका उच्चरित रूप नौ ही रहेगा, चंचल। उसी प्रकार मंच, इसमें भी यही नियम लागू होता है। पंजाब, इसमें भी यही नियम लागू होता है, क्योंकि अंग के बाद जौ है, जौ जो कि च्वर्ग का ही वर्ण है, चौ छ जौ, तो जौ अनुस्वार के बाद आ रहा है, इसलिए अनुस्वार का लिखित रूप यों है और उच्चरित रूप नौ है, पंजाब। अगला है टवर्ग। यदि अनुस्वार ट्वर्ग के वर्णों अर्थात ट, ठ, ड, ढ से पूर्व हो तो उसका लिखित रूप णो और उच्चारण नौ के समान होता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं पंडित लिखा है, तो पंडित में जो अनुस्वार है वो ड से पहले है, जो टवर्ग का वर्ण है ट, ठ, ड, तो अनुस्वार टवर्ग के वर्ण ड से पहले हैं, तो टवर्ग का पंचमाक्षर ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये लिखित रूप में ये ण आएगा, इसका लिखित रूप ण और उच्चारण इसका नौ की तरह होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको आ जाना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो कभी इसमें कोई दुविधा या संशय नहीं रहेगा। आप ये समझ लीजिए कि वर्ग के जिस वर्ण से पहले अनुस्वार आता है वो अनुस्वार उसी वर्ग का पंचमाक्षर का द्योतक होता है। इसी प्रकार इसमें और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे घंटा, ठंडा, अंडा, कंठ, भंडार इत्यादि। इससे अगला है यदि अनुस्वार त्वर्ग अर्थात त, थ, द, ध तथा र, श, सौ से पहले हो तो उसका उच्चारण नौ के समान होता है। जैसे आपको यहाँ पर दर्शाया गया है दंत, तो तौ से पहले अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये इसका उच्चारण भी नौ की तरह होगा और ये प्रतिनिधित्व भी नौ का ही करता है। उसी प्रकार अंत, पंथ, जंतु, वंदन, मंथर इत्यादि जितने भी शब्द है, यदि अनुस्वार के बाद त, थ, द, ध, र, श, स ये वर्ण आते हैं तो अनुस्वार का तात्पर्य होता है कि वहाँ पर नौ है, स्वर रहित नौ। अगला नियम है बच्चों, यदि अनुस्वार पवर्ग के वर्णों अर्थात प, फ, ब, भ तथा व वर्ण से पूर्व हो तो उसका उच्चारण मौ के समान होता है। जैसे आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर चंपक, इसमें अनुस्वार का प्रयोग पौ से पहले किया गया है, तो जो ये अनुस्वार है ये मौ की तरह उच्चारण यहाँ पर इसका किया जाएगा। उसी प्रकार जैसे कंपन, संवत, चंपा, अंबर, इनमें भी अनुस्वार का उच्चारण पवर्ग से पहले किया गया है, या तो
प से पहले या फ से पहले या ब से पहले या भ से पहले यदि अनुस्वार का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर म की तरह इसका उच्चारण किया जाता है, स्वर रहित म। अनुस्वार के प्रयोग संबंधी और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन इस वीडियो में हम यहीं तक इसका प्रयोग सीखेंगे। हम जानते हैं अनुनासिका के बारे में। तो बच्चों, अनुनासिक ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण होती हैं। ये जो अनुनासिक ध्वनि होती हैं, ये हमारे जितने भी स्वर हैं, उन स्वरों का गुण होती हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, तब अनुनासिक स्वर उच्चारित होते हैं बच्चों। अनुनासिकता का लिखित चिन्ह चंद्र बिंदु के समान होता है, अर्धचंद्र और उसके ऊपर बिंदु होता है। हिंदी में अनुनासिकता को 3 संदर्भों में देखा जा सकता है: उच्चारण के संदर्भ में, अर्थ परिवर्तन के संदर्भ में और बहुवचन रूप बनाने के संदर्भ में। इसके बारे में हम बाद में विस्तृत रूप से जानेंगे बच्चों, एक नियम ये भी है कि अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हम कई बार करते हैं। इसका भी एक नियम है कि यदि किसी वर्ण के ऊपर शिरो रेखा से ऊपर की जो मात्राएं हैं वो लग रही है, साथ में अनुनासिक लग रहा है, तो वहाँ पर हम अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। वो उसके जगह या उसके स्थान को कम करने की दृष्टि से बोलो, या फिर इसको व्याकरण का एक नियम ही मान लीजिए कि शिरोरेखा से ऊपर की जो मात्राएं होती हैं, यदि साथ में अनुनासिक लग रहा है तो हम वहाँ पर अनुस्वार ही लगाएंगे। जैसे नहीं, वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग है, लेकिन हम अनुस्वार को ही वहाँ पर दर्शाते हैं, बिंदी ही दर्शाते हैं। मैं में भी हम मैं में अनुनासिक का प्रयोग है, लेकिन हम दर्शाते अनुस्वार है। तो उसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आपके पास मिल जाएंगे इस प्रकार के। तो आज हमने सीखा अनुस्वार और अनुनासिका का प्रयोग, और ये किसे कहते हैं और इसके नियम क्या क्या है। तो आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए। व्याकरण के हर एक बिंदु को हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।